दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक आपके समक्ष प्रस्तुत। आज के एपिसोड में मित्रों आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों के बारे में। अपनी अपनी जन्म कुंडली आपके पास बनी हुई है तो उसको देख सकते हैं। कई लोग प्रायः जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें ग्रहों के अंश के बारे में दर्शाते नहीं हैं, डिग्रियाँ नहीं दर्शाते हैं, तो उससे ग्रहों के बलाबल के बारे में हमको कुछ ज्ञात नहीं हो पाता। अच्छे भाव में हो लेकिन ग्रह अगर बलाबल से हीन हो, मृतकावस्था का हो, वृद्धावस्था का हो, तो वो पूर्ण फल देने में सक्षम वैसा ग्रह नहीं होता है। तो मित्रों आपको ये आज समझना है कि ग्रहों का जो अंश, जो पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि 6 अंश, 12 अंश, 18 अंश, 24 अंश और 30 अंश, तो किस अंश तक में कौन सा ग्रह किस अवस्था, उस ग्रहों की अवस्था क्या होती है, उसके बारे में आज आपको जानना है, ज्ञात करना है। अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, भली भांति समझ लेंगे तो आपको ग्रहों के फलादेश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सर्वप्रथम 6 अंश से शुरुआत करते हैं। कोई भी ग्रह जब 6 अंश का होता है, अगर वो सम संख्या में है तो मृतकावस्था में है, विषम संख्या में है तो वो 12 अवस्था का वो ग्रह होता है। 12 अंश तक अगर कोई ग्रह है आपका तो सम संख्या में वृद्धावस्था में वो ग्रह होगा और विषम संख्या में कुमारावस्था में होगा। और 12 से जो 18 अंश का कोई भी ग्रह होगा तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, वो हमेशा युवा अवस्था का वो ग्रह कहलाता है दोस्तों। और 18 से 24 अंश तक जो सम संख्या में है तो वो कुमारावस्था का होगा और विषम संख्या में वृद्धावस्था का होगा। और 24 से 30 अंश तक जो दोस्तों ग्रह होते हैं वो सम संख्या में बालावस्था की ग्रह कहलाते हैं और विषम संख्या में मृतकावस्था का वो ग्रह कहलाएगा। तो दोस्तों जो ग्रह आपकी कुंडली में शुभकारी है, शुभदायक है, शुभ फल देने वाला है, तो ऐसा ग्रह अगर 12 अंश से 18 अंश के बीच हो तो वो ग्रह युवावस्था का कहलाएगा और वह पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम होता है। वृद्धावस्था और मृतकावस्था वाले जो ग्रह हैं वो पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होते। दोस्तों इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उस भाव को भी समझना होगा कि कौन सा भाव किस तत्व का है, कौन सा ग्रह किस तत्व का है, कौन सा ग्रह उस भाव का कारक ग्रह है, आदि आदि को अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो फलादेश करने में आपको देर नहीं होगी। आप ऐसा फलादेश करेंगे इन सब चीज़ों को समझने के बाद तो लोग फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि आपके कान में जीन कह जाते हैं कि क्या फलादेश होगा। उसकी पूरी जीवनी को आप यूँ ही फलादेश कर देंगे अगर ये सब आपको बिल्कुल मुखाग्र हो, याद हो, सोचना ना पड़े तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो अगले एपिसोड में दोस्तों आपको क्या बताया जाएगा कि कौन सा ग्रह किस घर में, किस भाव में वो कारक होता है। जिस घर का जो ग्रह कारक ग्रह होता है उस घर में वो कारक ग्रह कुछ हानियाँ भी पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरणार्थ गुरु है आपके पंचम भाव में, तो गुरु अगर पंचम भाव में है तो वो कारक ग्रह होके वहाँ पर बैठेंगे पंचम भाव में तो कुछ न कुछ हानि भी आपको अवश्य कराएंगे। अगर उनके साथ कोई और ग्रह बैठ जाए तो फिर उनके फल में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों किस भाव में कौन सा ग्रह, एक ही ग्रह कई घरों का कारक ग्रह होता है, उसको हम अगले एपिसोड में समझाएंगे।
आज के एपिसोड में आपने ये समझा कि कौन सा ग्रह किस अंश में किस अवस्था को वो प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, इसी अवस्थाओं के साथ बंधुओं, मित्रों, भाइयों, सज्जनों, आपको अगले एपिसोड में ये बताया जाएगा कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक है और किस किस घर में कौन सा ग्रह कारक होता है। इसको समझने के लिए आप निरंतर मनोकामना ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितनी आप ध्यान देंगे, जितना भी ध्यान देंगे इस एपिसोड में मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा, उतनी ही आसानी से सरलता पूर्वक आप किसी भी कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। मित्रों, इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।